Namaste. I advocate Zuili Ghadge welcome you all in today's session celebrating 20th anniversary of Akhil Bharatiya Adhivakta Parishad. I am extremely happy and privileged to welcome in our midst this evening Mr. Joydeep Roy, National Organizing Secretary of Akhil Bharatiya Adhivakta Parishad and advocate at Supreme Court, speaking on today's occasion. I now call upon Advocate Vaishnavi Gujrati to recite a Geet. Over to you, Vaishnavi. Thank you, Zoili. हे जन्मभूमि भारत, हे कर्मभूमि भारत, हे वंदनीय भारत, अभिनंदनीय भारत। जीवन सुमन चढ़ाकर आराधना करेंगे, तेरी जन्म जन्म भर हम वंदना करेंगे, हम अर्चना करेंगे। जो संस्कृति अभी तक दुर्जेय सी बनी है, जिसका विशाल मंदिर आदर्श का धनी है, उसकी विजय ध्वजा ले हम विश्व में चलेंगे। सुर संस्कृति पवन बन हर कुंज में बहेंगे, हम अर्चना करेंगे। शाश्वत स्वतंत्रता का जो दीप जल रहा है, आलोक का पथिक जो अविराम जल रहा है। विश्वास है कि पल भर रुकने उसे न देंगे, उस दीप की शिखा को ज्योतित सदा रखेंगे, हम अर्चना करेंगे। हे जन्मभूमि भारत, हे कर्मभूमि भारत, हे वंदनीय भारत, अभिनंदनीय भारत। जीवन सुमन चढ़ाकर आराधना करेंगे, तेरी जन्म जन्म भर हम वंदना करेंगे, हम अर्चना करेंगे। Thank you. That was a beautiful Geet, Vaishnavi. Thank you. We are privileged to have various dignitaries amongst us this evening. I welcome ASD Shri Anil Singh Ji, Advocate Subhash Ghadge, Chairman of BCMG, Shri Advocate Ram Apte, President of Akhil Bharatiya Adhivakta Parishad Konkan Prant, Advocate Uday Varunjikar, Member of BCMG, Advocate Ranjit Sangle, Advocate of Supreme Court, Advocate Anand Nayak, Secretary, Akhil Bharatiya Adhivakta Parishad Konkan Prant. Now I request ASG Mr. Anil Singh Ji to share his thoughts with us. Over to you, sir. आज के कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि श्री जयदीप रॉय जी, सीनियर एडवोकेट श्री राम आप्टे जी, बार काउंसिल चेयरमैन श्री सुभाष घाडगे जी, उदय वाणंजीकर जी, श्रीराम रेड्डी जी, आशीष जी, अंजलि जी और सभी अधिवक्ता परिषद के हमारे अधिवक्ता जो आज इस कार्यक्रम में हमसे जुड़े हुए हैं। आज हमने करीब 28 साल
अधिवक्ता परिषद को काम करते करते पूरा किया है। 28 साल पहले दत्तोपंत जी ठेंगड़ी ने अधिवक्ता परिषद की नींव स्थापना या बुनियाद रखी थी और धीरे धीरे ये अधिवक्ता परिषद, जैसा हम सभी जानते हैं कि विश्व में एक सबसे बड़ी वकीलों की ताकत बन चुकी है। अनेक कार्यक्रम पूरे साल होते हैं, अलग अलग माध्यम से होते हैं और अभी हमने कुछ 4-5 महीनों में देखा कि जब कोविड के समय सभी लोग घर में बैठे थे, virtually we were without any work, sitting at home, courts were not functioning, or rather it was not possible to function at that time. उस समय भी हमारे अधिवक्ता परिषद के सभी कार्यकर्ताओं ने काफी एक्टिव काम किया, चाहे वो लेक्चर सीरीज द्वारा हो, कोविड पेशेंट की मदद करना हो, अलग अलग तरह से पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लेकर कोर्ट में आना हो, हर तरह से हमारे अधिवक्ता परिषद के जो कार्यकर्ता हैं वो जुड़े रहे और काफी मेहनत से इस पैंडेमिक को उन्होंने फेस किया और लोगों की मदद की। मुंबई में अधिवक्ता परिषद के अनेक कार्यक्रम चलते हैं, जिसमें से न्याय प्रवाह का है, न्याय केंद्र है, 370 जब इशू था एब्रोगेशन का, उस समय भी काफी कार्यक्रम किया गया। कोविड के समय लोगों को मदद करना, किट बांटना, इस तरह के कार्यक्रम चलते रहे। आज सौभाग्य की बात है कि जयदीप जी हमारे बीच में हैं और मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि हम लोग रोज चर्चा करते रहते हैं, मिलते रहते हैं, आपस में भाषण देते रहते हैं, लेकिन हमें आज जयदीप जी को सुनने का सौभाग्य मिला है। और मुझे याद है कि जो जयदीप जी को मैंने 2-4 बार सुना है, खास करके एक बार दिल्ली में उनका कार्यक्रम था और काफी बड़े हॉल में कार्यक्रम था, पूरे अधिवक्ता परिषद ऑल इंडिया लेवल के लोग बैठे थे। जो जोशीला उन्होंने भाषण किया था, आज भी मुझे याद है। पूरा विश्वास है और सभी को काम करने का मार्गदर्शन मिलेगा। धन्यवाद। जय हिंद। Thank you, sir. Before we move ahead, may I give a small introduction of Akhil Bharatiya Adhivakta Parishad. Akhil Bharatiya Adhivakta Parishad was founded on 7th September 1992 at New Delhi. It is a registered society under the Societies Act 1860, having the motto of Nyaya Mama Dharmah. Akhil Bharatiya Adhivakta Parishad is a pan-India organization of lawyers which is at the forefront of engagement with law and the Indian judicial system for a sustainable and equitable development of the nation. It is the largest lawyers organization in the country. This is a part of larger family of patriots who have dedicated themselves for rebuilding of our nation. The organization makes the right interventions within the justice delivery system and contributes to law-making process for the welfare of people and rejuvenation of institutions vital for the nation. The organization was founded in the year 1992 with the initiative of nationalist thinker and social reformer Shri Dattopant Thengdi ji. The Adhivakta Parishad is founded with the object of resurrecting Bharatiya values and ingraining idealism in the hearts of advocates for improving efficacy and standards of the bar and the judiciary of the country. On 7th September 1992, in an inaugurating function of Akhil Bharatiya Adhivakta Parishad at New Delhi, Dattopant Thengdi ji shared his vision of resurgent Bharat with the activists of Adhivakta Parishad. He called upon the activists of Adhivakta Parishad to come forward as champions of human rights and undertake the cause of poor and destitute as a life mission and be the nucleus of Constituent Assembly of the resurgent Bharat. Akhil Bharatiya Adhivakta Parishad also publishes a quarterly bilingual magazine named Nyaya Pravaha, and the articles are contributed by retired and sitting judges of Supreme Court, High Courts, senior lawyers, law students, etc. Details of subscription are given in the description box. Now I call upon Advocate Yashodeep Deshmukh to introduce our speaker, Mr. Joydeep Roy. Over to you, Yashodeep. Thank you, Julie. Good evening, friends and all online viewers. We have in midst today Adhivakta
Joydeep Roy sir, a practicing advocate in Supreme Court of India and the organizing secretary of Adhivakta Parishad. His experience as a professional and also his contribution in Adhivakta makes it an honor and a privilege to have him as a guest speaker today to guide us on the Adhivakta ideals. He started his practice in subdivisional court at Durgapur, West Bengal. Then he shifted to Calcutta High Court, and then from last 9 years, he is practicing as an arguing counsel in the Honorable Supreme Court. Such is his vast experience right from the lowest courts in India to the apex court. Equally true is his vastness and diversity in experience as far as work contribution to Adhivakta Parishad is concerned. He started as the General Secretary of Durgapur Adhivakta Committee. Then he also was heading Nyaya Prabha, which is a magazine run by the Adhivakta Parishad. He was committee member and state organizing secretary in West Bengal. Thereafter, his organizing skills and committedness, dedication to Adhivakta Parishad was recognized, and he was given charge of the East and Northeast zone. He was instrumental. His significant contribution is his instrumental role in starting chapters of Adhivakta Parishad in all 10 valley districts of Jammu and Kashmir, in Andaman and Nicobar, and also in the northeast states like Manipur, Nagaland, Mizoram, and other northeast states. After being zonal secretary of the East and Northeast, he was the secretary of All India Adhivakta Parishad, and since 2015 now, he is the national organizing secretary. So we are really privileged, sir, to have you today as a speaker. Over to Julie Gadge. Thank you. Thank you, Yashodeep. Now I request our keynote speaker for today's evening, Mr. Joydeep Roy sir, to start with the session. Over to you, sir. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. महाराष्ट्रातल्या सर्व अधिवक्ता बंधू भगिनींना माझा नमस्कार आणि हार्दिक शुभेच्छा. इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म में उपस्थित माननीय श्री अनिल सिंह जी महोदय, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पदाधिकारीगण, अधिवक्ता परिषद महाराष्ट्र और मुंबई की वरिष्ठ कार्यकर्ता एवं इस वर्चुअल मोड में जुड़े हुए सभी अधिवक्ता बंधु और अतिथियों को मैं अपना हृदय के अभिनंदित करता हूं. अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद एक ऐसे वकीलों की संगठन है जो केवल वकीलों की हक के लिए नहीं लड़ते हैं, समाज और देश की सर्वांगीण उन्नति के लिए काम करते हैं. As Anil ji was telling just now, that Adhivakta Parishad was formed in 1992 on 7 September. But initially, the work started in various states prior to that. In 1977, after the bitter experience of emergency in the entire country, where all the nationalist-minded social workers, politicians, media personalities were put behind the bar, there was nobody to challenge all these atrocities behind the court of law. At that point of time, a few lawyers of Calcutta, they formed an organization in the name of Nationalist Lawyers Forum in 1977. Subsequently, in Nagpur, Junior Lawyers Forum was found. In Kerala, Bharatiya Abhibhashaka Parishad was formed.
in Karnataka and in Andhra Pradesh, Nyayavadi Parishad was formed. In Uttar Pradesh, Adhivakta Parishad Uttar Pradesh was formed. So then people started thinking that if this kind of like-minded organizations are working in the entire country, there should be an apex body. And from that thinking only, and with the thinking of the great social thinker दत्तोपंत ठेंगरी, और हमारे आज परम सौभाग्य है हम जिस धरती से दत्तोपंत ठेंगरी जी बिलोंग करते हैं, हम इस वर्चुअल मोड में उसी धरती की कॉन्फ्रेंस अटेंड करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो ऐसे सोच के साथ 1992 में ये सभी स्टेट ऑर्गेनाइजेशंस को एक करते हुए एज एन अम्ब्रेला बॉडी ऑफ दिस लाइक माइंडेड ऑर्गेनाइजेशन, एज एन एपेक्स बॉडी, अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद was formed in 1992 at 7 September in Delhi। और हर वर्ष इसी समय के दरमियान हम स्थापना दिवस मनाते हैं, याद करते हैं उस समय की। और जैसे अभी बताया गया, जो 28 साल अधिवक्ता परिषद में अपना जानने की प्रारंभ करने के बाद पहुंचे हैं, तो 28 साल के एक नौजवान के नाते अधिवक्ता परिषद ने समाज के लिए क्या क्या किए हैं। एज एन कैटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अधिवक्ता परिषद ने क्या क्या किए हैं। हम जैसे कहते हैं, हमारा मोटो है न्याय मम धर्म, मीन्स हमारे लिए धर्म क्या है? हमारे लिए धर्म है लोगों को न्याय दिलाना, समाज को न्याय दिलाना, समाज की अंतिम कड़ी में खड़े हुए हैं जो व्यक्ति, उन तक न्याय पहुंचाना। हमारे जो वर्तमान जुडिशियल सिस्टम है, उसका जो ढांचा है, उससे हमें जजमेंट तो प्राप्त होता है, लेकिन हमारा जो संस्कृति है, हमारा देश का जो परंपरा है, हमारा न्याय का जो अवधारणा है, उसका जो अल्टीमेट गोल है, दैट इज नॉट जजमेंट बट इट इज न्याय। न्याय इज फार मोर बिगर देन द जजमेंट। और इसी अंतिम कड़ी की व्यक्ति तक न्याय दिलाने के लिए अधिवक्ता परिषद अलग अलग रूप से काम कर रहे देश के अलग अलग प्रांतों में। जैसे अभी जिक्र किया गया, वी आर रनिंग द न्याय केंद्र आर लाइक द legal aid centers which are running in other parts of the country by various authorities, but हमारा जो न्याय केंद्र होता है, we think it differently। हम ये चाहते हैं न्याय लेने के लिए कोई व्यक्ति को चल के शहर की और न्यायालय के पास आने के बजाय उन तक न्याय पहुंचाने के लिए हम उन तक पहुंचे। इसीलिए हमारी जो न्याय केंद्र के कल्पना है, दैट इज रन इन द अर्बन स्लम्स, इन द विलेज, इन द रूरल एरियाज, where the people of below poverty line they are staying। हम उनके पास पहुंचते हैं, उनके पास जाके उनको न्याय दिलाने का प्रयास करते हैं। कई प्रांतों में अभी मोबाइल न्याय सेवा के भी प्रयास शुरू किए हैं। हफ्ते में एक दिन या 15 दिन में एक दिन लोग पहुंचते हैं दूर दराज गांव में, जंगल में, और पहले से कोई सममान संपन्न संगठन, सामाजिक संगठन, कोई एनजीओ की सहायता से वहां के गांव के लोगों को बुला के रखते हैं, and we used to make study what kind of legal assistance is required that these targeted people। हम उन तक पहुंचते हैं,
उनको न्याय दिलाने के लिए, उनकी अधिकारों पे जानकारी देने के लिए हम प्रयास करते हैं। आपको ये जानकारी देने में हमें खुशी हो रही है, पिछले 2 साल पहले जब प्रवास में हम जम्मू एंड कश्मीर की कारगिल में पहुंचे थे और कारगिल में एकदम पाकिस्तान बॉर्डर में पहुंचे थे, जिस गांव से ही उजागर हुआ था, उस गांव की लोगों ने आर्मी को बताए थे जो टाइगर हिल में आके पाकिस्तान की ट्रूप बैठा हुआ है, और उसी खबर के मुताबिक आर्मी ने अपना अगला कार्रवाई किए और कारगिल की उसी क्षेत्र की टाइगर हिल को मुक्त किए थे। उसी गांव तक हम पहुंचे थे जहां पे मोबाइल की नेटवर्क नहीं था, जहां पे कोई पेट्रोल पंप नहीं है, जहां पे कोई मारुति की सर्विस स्टेशन भी नहीं है, लेकिन वहां पे अपना कार्यकर्ता है। हम कुछ दिन पहले अपना पंजाब की कार्यक्रम सुन रहे थे, ये वर्चुअल मोड में, तो हमें खुशी हो रहा था, कोई कार्यकर्ता इसका जिक्र कर रहे थे, जो अधिवक्ता परिषद केवल नाम से ही एक बड़ा संगठन नहीं है। अधिवक्ता परिषद की संगठन तो ऐसे आज बन गया पूरा देश भर में, जो जहां मारुति सर्विस स्टेशन नहीं है, जहां पेट्रोल पंप नहीं है, जहां मोबाइल की कनेक्टिविटी नहीं है, वहां अधिवक्ता परिषद की कार्यकर्ता मौजूद है। और ये संभव हुआ अपने कार्यकर्ताओं की, आप सबकी मेहनत की बदौलत। जो लोग गांव में रहते हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं, अर्बन स्लम्स में रहते हैं, ऐसे लोग जो अपने आप को हेल्पलेस महसूस करते हैं, अधिवक्ता परिषद इज वर्किंग फॉर ऑल दिस helpless, faceless common man and woman in the society, in the slums, in the village, in the forest. अधिवक्ता परिषद ऐसे लोगों के लिए एक प्रेशर ग्रुप के नाते काम कर रहे हैं। शिक्षित लोग, आर्थिक रूप से धनी लोग, उनके लिए प्रेशर ग्रुप बनना अपने अधिकार को लेने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ऐसे जो फेसलेस कॉमन मैन, हेल्पलेस कॉमन मैन, इनके लिए एक प्रेशर ग्रुप बनने का काम कर रहा है अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद। अधिवक्ता परिषद की जो कार्यकर्ता, दे आर वर्किंग एज एन एक्टिविस्ट लॉयर। Adivakta Parishad is an organization of the activist lawyers. You're working as an catalyst. You're working as an catalyst organization. We are working as an watchdog of the society. समाज में जागरूक एक इंटेलेक्चुअल के नाते हमारे जो कर्तव्य है वो हम निभा रहे हैं। कभी पार्लियामेंट में हो या स्टेट असेंबली में, जब नए कोई बिल्स आ रहे, कोई एक्ट्स आ रहे, हमारे अधिवक्ता बंधु उसको अध्ययन कर रहे, दे आर गोइंग थ्रू द रिसर्च ऑन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट, they are giving suggestion to the appropriate authority, and sometimes they are also called from that authority to give explanation. And most of the time we find governments are adopting our views, and sometimes when they are not adopting the views, in spite of our protest, the acts are coming as per their wish without amendment. We are challenging it before the court of law. Adhivakta Parishad is working 24/7, 365 days.
कभी जब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की बात आती है या कोई ऐसे बिल जिनका सुझाव देने की बारी आती है, तो हमारे कार्यकर्ता ऐसे भी हुआ है, रातों रात जाग के ये विषय के तैयार करते हैं and then they send it to the appropriate authority or prepare it for the next day court hearing. तो अधिवक्ता परिषद के कार्यकर्ता they are working day and night for the betterment of the society, for the betterment of the common man, and for the betterment of the country. We are organizing study circles in each court unit. We consider the court unit as our primary unit of Adhivakta Parishad. And on an average, once in a month, we are organizing the study circle. Somewhere it is twice also in a month. So if we are organizing once in a month, in a year, totally it is becoming 12 study circle. Out of that, we advise 8 study circle should be on different academic subjects. 2 should be on national or state or local interest subjects. And the rest of 2, it should be for the benefit of the lawyers who want to intend to sit in the judicial exams. Because unless and until we contribute good advocates in the bench, we cannot strengthen the judiciary. So it is our moral responsibility to make very good advocates, knowledgeable advocates, who can also contribute their knowledge as well as from the bar as well as from the bench. So we are working in this type of manner while conducting the study circles. Periodically, we are organizing the legal awareness camp. We are going to a particular area. We are educating the people about their rights. I can give you an example. While I was in organization tour in Tawaz, I went to Madhya Pradesh in Indore. So beside Indore, there were a lot of medicine manufacturer companies are there. So then we find our Adhivaktas was telling that a few foreign medicine companies, they have come out, they are reaching to the poor people in the village and rural areas, and in lieu of money, not following the procedures, they are trying the drugs on the patient's body. So there are certain norms. If you like to do it, you have to inform it to the patient on which body you are implementing the drugs. So without doing that, without following any sort of legal formalities, they were carrying on this poor people's body in lieu of very little much of money. So we raise our voice out over there. Our Karyakartas raise their voice, and immediately they just pack up and run away from the area. So these are the very small things, but we being a member of the Adhivakta Parishad, we should have a keen watch on the society. Being a Karyakarta of Adhivakta Parishad, we should have a bird's eye view on the society or on the country. As far as public interest litigations are concerned, due to the constraint of time, I can't explain you the entire public interest litigation which are fought by our Karyakartas in the entire country, but definitely I can bring a glimpse of it in front of you. आपको ले चलते हैं ये PIL के जरिए देश के कुछ हिस्सों में.
आपको लगेगा आज जो बड़े इशू बन के आ रहे देश के सामने और जिस पे सरकार भी आज कानून बना रहे, उसका प्राथमिक दौर पे जो लड़ाई का शुरुआत है वो अधिवक्ता परिषद की कार्यकर्ताओं ने किए थे। की बात है, दिन था 7 जुलाई। असम की कोने में, जिसको वो बराक वैली कहते हैं, 3 डिस्ट्रिक्ट लेके बराक वैली का कॉन्स्टिट्यूशन है और उसका केंद्र मानते हैं सिलचर करके टाउन है। तो सिलचर में हम पहुंचे थे, अपना कार्यकर्ताओं ने एक सेमिनार ऑर्गेनाइज किए थे और सेमिनार का विषय था बांग्लादेश से आने वाले जो बांग्लादेश की माइनॉरिटीज है, हिंदू, क्रिश्चियन, बौद्ध, वो रिलीजियसली परसिक्यूटेड होके बांग्लादेश से सब कुछ छोड़ के भाग के भारत में असम की उस क्षेत्र में शरण लिए है। और ये मैं उसी समय की बात कर रहा हूं, 2010 की। उनका एक ही मांग था, जो हमें कम से कम एक रिफ्यूजी का स्टेटस दिया जाए। वो स्टेटस भी उनके पास नहीं था और नतीजा क्या था, इनका वोटर लिस्ट में नाम भी चढ़ते थे तो उसके बगल में लिखा रहता था डी। डी मीन्स डी वोटर, मतलब आपका वोटर लिस्ट में नाम है लेकिन आप वोटर बन के अपना वोट का प्रयोग नहीं कर सकते क्योंकि आप डी वोटर, आपकी नागरिकता में क्वेश्चन मार्क है। तो ऐसे लोगों को क्या करता है, वहां फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल था उस समय। फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल में उनके नाम रेफर किया जाता था। फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल से समन आता था इनको प्रूफ करने के लिए, जो अपने पास प्रूफ करने के लिए क्या है, जो आप यहाँ की नागरिक है। जो बांग्लादेश की मेजॉरिटी थे यहाँ पे आए थे, वो तो स्ट्रैटेजी के लिए यहाँ आके अपने पैसा था और जमीन जायदाद परचेस करते थे, उनका जो डीड है उसको प्रोड्यूस करते थे आगे एज अ सिटीजनशिप प्रूफ। लेकिन ये बेचारे जो माइनॉरिटीज वहां से आते थे, उनके पास तो सर छुपाने का कोई छत नहीं था, जमीन तो बहुत दूर की है, वो क्या डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करेंगे। तो इसीलिए उनका अगला स्थान होता था डिटेंशन कैंप में। और इसी डिटेंशन कैंप केवल पूरा असम स्टेट के अंदर केवल 2 ही स्टेट में था। तो बाकी डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट की 2 डिस्ट्रिक्ट जहां पे डिटेंशन कैंप था, वो छोड़ के बाकी जो सारे डिस्ट्रिक्ट है वहां पे नॉर्मल जेल में इन लोगों को भेजा जाता था, जिनको क्रिमिनल्स और बाकी लोगों के साथ रहना पड़ता था। और आखिर में इनको पुशबैक के लिए बॉर्डर में ले जाके पुशबैक करते थे। लेकिन बांग्लादेश गवर्नमेंट के साथ गवर्नमेंट का कोई एग्रीमेंट या ट्रीटी नहीं था, इसके लिए इनको वो वापसी नहीं लेते थे। तो इनको वो नोमेंस लैंड में एक स्टेटलेस पर्सन के नाते कोई सुविधा के बगैर उनको बहुत कष्ट की जिंदगी भुगतना पड़ता था। तो ऐसे ही जब 7 जुलाई 2010 में सिलचर की गांधी जो भवन है, हॉल, वहां पे हमने पहुंचा कॉन्फ्रेंस के लिए, और कानूनी सारे विषय चर्चा होने के बाद हमने देखा पूरा हॉल में अधिवक्ता तो है ही, वहां के आम नागरिक भी पहुंचे हैं। उनको ऐसा लगा जो अधिवक्ता परिषद ही शायद ऐसे संगठन है जो हम लोगों की मसीहा बन के आए हैं, हमें अपना जिंदगी दे सकते हैं। हमें आज भी याद है, हम जब स्टेज से उतर रहे थे तो
एक बहुत बुजुर्ग आदमी जिन्होंने मेरा हाथ पकड़ के रोए थे, बोले थे वकील साहब हम लोगों को बचाइए, मैं बांग्लादेश से भाग के आया था, मेरा पत्नी यहीं की रहने वाली थी, हमारी शादी हुई, हमारे बेटा हुआ, बेटा जवान थे, वो यहीं पे जन्मे, उनका शादी यहीं पे हुआ, उनका एक छोटा 1 साल का बच्चा है, उनको पकड़ के डिटेंशन कैंप में जब लेके गया, बड़े अभिमान के साथ उन्होंने जेल के अंदर सुसाइड कर लिए। हमारे बेटा तो चला गया, लेकिन भारत मां की धरती में ऐसे लाखों बेटे जो उस पार से आए हैं, उनका रक्षा कीजिए। तभी अपना कार्यकर्ताओं ने फैसला किए थे इस विषय को हम कानून की दायरे में और कोर्ट में चैलेंज करेंगे। और 2012 की मई की 12th May of 2012 we filed that PIL under Article 32 in the Supreme Court in the name of Swajan and Aadhar versus Union of India. स्वजन वहां की एक एनजीओ थे जो इन रिफ्यूजीज के लिए काम कर रहे थे। तो जैसे हम कहते हैं अधिवक्ता परिषद इज एन कटिंग एज टू द सज्जन शक्ति, तो ऐसे ही एक सज्जन शक्ति के नाते स्वजन जब सामने आया, उनको पिटिशनर बना के हमने यही सब मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट के सामने लाए और धीरे धीरे हमारा हियरिंग आगे बढ़ता गया। देश के बहुत कुछ परिवर्तन आया, लोगों की हम कन्विंस करने में सक्षम हुए और उसके बाद हमने देखा जो चाहे एनआरसी हो चाहे सीएए हो, सारे विषय एक ही बाद एक चीज आते गए और आज वहां की लोगों की भाग्य बदल रहा है। वहां की अपना कार्यकर्ता आज भी कैंप बना के वहां जब तक एनआरसी का प्रोसेस चला, ऐसे रिफ्यूजीज को उनका फॉर्म भरने में मदद किए, उनको नागरिकता प्राप्त करने के लिए उनका जो कानूनी हक है उसके लिए लड़ाई किए हैं। ऐसे देश की अलग अलग हिस्सों पे, चाहे आंध्र प्रदेश की मछुआरे की अपना हक की लड़ाई हो या आंध्र प्रदेश की बैकवर्ड क्लास के अंदर माइनॉरिटीज का रिजर्वेशन हो या बंगाल की माइनॉरिटीज का रिजर्वेशन हो, बंगाल की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने एक फ्लैट्स बनाए और उस फ्लैट्स की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी 26% रिजर्वेशन फॉर माइनॉरिटीज लगा दिए। हमारे कार्यकर्ताओं ने उसको चैलेंज किए, जो एक सेकुलर कंट्री में आप ऐसा नहीं कर सकते, और हाई कोर्ट ने हमारे पक्ष में राय दिया। ऐसे देश भर में अलग अलग हिस्सों में, कहीं बांग्लादेश के अंदर जो वहां की माइनॉरिटीज है वहां से मुश्किल से भाग के आ गया, उनके प्रॉपर्टीज को एनिमी प्रॉपर्टी डिक्लेयर किया, उसके खिलाफ अपना लोगों ने वॉइस रेज किए, अलग अलग सेमिनार किए, बांग्लादेश गवर्नमेंट तक, उनके एम्बेसी तक ये सारे विषय पहुंचाए ताकि वहां की जो माइनॉरिटीज है उनकी छोड़ के आए हुए जो प्रॉपर्टीज है उनका सुरक्षा हो और उनका प्रॉपर वैल्यू उनको मिल जाए। चाहे अंडमान एंड निकोबार की बात है, हमने जब अंडमान एंड निकोबार में 2010 में पहुंचे तो वहां जाके पता चला वहां की जो टोटल 572 आइलैंड है उसमें बहुत सारे आइलैंड है जिसके अंदर अभी किनका कब्जा है वो हमारे इंटेलिजेंस के पास भी पता नहीं है, और सिक्योरिटी के नाते ये क्वेश्चन हमने पार्लियामेंट तक रेज किए। वहां की जो जारवाज है, वहां की ट्राइब, उनको ऐसे परिस्थिति में पहुंचा दिया था, एक ह्यूमन सफारी बनाया गया था, जहां जैसे हम जंगल में जाते हैं जो जंगल सफारी के लिए,
वहां हम बैठ के जाते हैं और ओपन जंगल में खुले हुए जानवर को देखते हैं। ऐसे ही जारवास को देखने के लिए ऐसे वहां कुछ टूर ऑपरेटर काम कर रहे थे और उनको उस समय की सेंट्रल गवर्नमेंट की इजाजत था। और ये जानने के बाद जो जारवास की जो डिग्निटी है, ह्यूमन वैल्यूज है, इसके ऊपर इतना बड़ा ठोस पहुंचा तो यूरोपियन यूनियन ने भी वहां की टूरिस्टों को मना कर दिया था वहां पे अंडमान में जाके जारवास को ऐसे, और जंगल सफारी के नाते ह्यूमन सफारी पे मत जाओ। जारवास को स्थिति देखने के लिए हमने 11 किलोमीटर जंगल के अंदर कीचड़ के अंदर से पैदल चल के पहुंचे। कलीनपुर की जहां जंगल है वहां हम जारवाल से मिले, मीडिएटर के जरिए बात किए। ये एक लंबी कहानी है, कभी समय मिलेगा हम पूरा आपसे बात कर पाएंगे। और फिर उनका आवाज जो है हम पार्लियामेंट में उठाए। वहां पे जो अंडमान के बीचों बीच जाने वाला एक अंडमान ट्रंक रोड है, जारवास के संरक्षण के नाम में उसको बंद कर दिए गए। दैट वाज द मेन ट्रांजिट लाइन बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट ऑफ अंडमान। तो वहां पे क्या हुआ, दूसरे द्वीप में रहने वाले लोग, उनको फिर वहां से आने नहीं दिया जा रहा था। उनको फिर आने के लिए समुद्र के जरिए आना पड़ता था। और यू नो ऑलमोस्ट द वेदर ऑफ अंडमान एंड निकोबार 8 months इज रेनिंग, तो उनके लिए कभी कभी बहुत खतरा हो जाता था। तो ये विषय भी हमने आर्काइव से और हर जगह से उसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लेके जारवास के बारे में, अंडमान ट्रंक रोड के बारे में, वहां की लोकल लोगों से बात करके, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से बात करके हमने इश्यू को पार्लियामेंट में उठाए। और बाद में हमारे ये प्रेशर के कारण हमने एलजी तक भी ये प्रेशर किए थे। बाद में उनका जीवन यात्रा सुधरे। वहां की जो सेटल्ड लोग है, जो बांग्लादेश की आए हुए रिफ्यूजी थे, उनका जीवन में भी सुधार आए। वहां की जो अलग अलग ट्राइब्स है, उनकी जीवन के बारे में भी हमने सुझाव दिए हैं। हमने अलग अलग विषय पे, जैसे आप सबको पता है, राम सेतु जैसे एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जिसको तोड़ने की प्रयास कर रहे थे उस समय की सेंट्रल गवर्नमेंट, राम सेतु को तोड़ के और वहां से चैनल बनाने के प्रयास कर रहे थे जाके शिप वहां से जा सके। तो राम सेतु का हिस्टोरिकल एविडेंस के अलावा भी, हिस्टोरिकल वैल्यूज के अलावा भी, वहां की प्राकृतिक संपदा, वहां की जो मेडिसिनल प्लांट्स है उसकी वैल्यू, और जो थोरियम वो भरमार रूप से वहां प्राप्त है, वो हमारे लिए एक खजाना है। और उसके ऊपर से लाखों मछुआरे की जिंदगी उस पर निर्भर है। तो हमारे सबके प्रयास से वो राम सेतु जो तोड़ने वाले थे उस पे हमने रोक लगाए। आप सबको पता है जो पूरा दुनिया के अंदर चर्चा रहने वाला राम जन्मभूमि की आंदोलन में और न्यायिक लड़ाई में हमारे अधिवक्ता परिषद के कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की। कुछ साल पहले हमारे नागालैंड इकाई ने एक बहुत अच्छा काम किए। दीमापुर जेल के अंदर उन्होंने राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में पता किया, जो करीबन 350 कैदी वहां पे है जिनको माइनर कुछ केसेस के चलते उनको पकड़े गए थे, और करीबन 3-4 साल हो गए कोई लॉयर उनको रिप्रेजेंट करने के लिए नहीं था, इसलिए वो जेल में सड़ रहे। वो लिस्ट निकाले हमारे नागालैंड इकाई की कार्यकर्ता, वहां की जो हमारे प्रेसिडेंट है एलिन कमाई, हु वाज अ फॉर्मर पास्टर ऑफ द चर्च, हमारे वहां के वाइस प्रेसिडेंट रेनबो नूली, वहां के अपना जो पूरा कमिटीज उन्होंने मेहनत किए। इन 350 गांव की कॉमन क्रिश्चियन ट्राइबल जो है उनके घर में संपर्क किए
और पता चला कईयों को तो ये लगा था जो 4 साल हो गए वो वापस नहीं आए, तो शायद वो है या नहीं, उनके अंत्येष्टि भी कर लिए गए थे। हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत से सबको जेल से रिहा कराए गए और सबको बाइज्जत अपने गांव में अपने घर को पहुंचाया गया। एंड दिस इज अधिवक्ता परिषद। यूपी के अंदर कुछ साल पहले की बात है, जब एक पॉलिटिकल प्रयास हो रहा था जो जितना क्रिमिनल जेल के अंदर है और कुछ स्ट्रेटेजी के नाते इनको सबको छोड़ दिया जाएगा, तो हमारा अधिवक्ताओं ने, पदाधिकारियों ने इसको चैलेंज किया कोर्ट में और ऐसे अनर्थ होने से यूपी स्टेट को बचा लिया। नॉर्थ ईस्ट के अंदर जहां वर्तमान परंपरा की जो न्यायिक कोर्ट्स है, apart from that the mainstream out over there is the customary laws. They have customary law courts out over there, and 80% of the cases are adjudicated in this customary courts. So our Karyakartas are now taking this task. They are communicating with the separate tribes. They are trying to note down the separate customary laws of that separate community, because each and every community has separate customary laws. It is not codified. So our Karyakartas are trying to take it on note and making research on it, that in some day we will be able to codify it, and whatever the crux are there in the customary laws, we can take it as a very precious values of our Bharatiya jurisprudence. We know for the last more than 70 years we are independent, but in our legal field the eye of law, the jurisprudence is still the Anglo jurisprudence. We have yet not come out with the Bharatiya jurisprudence. So our Karyakartas are making research on it and how far it is practically feasible, practically it can be implemented. Our Karyakartas are researching on it, that how Bharatiya jurisprudence can be lied in the field of Indian law. As the matter of cow protection, in various states our Karyakartas are working in different manner. Somewhere they are challenging the state governments for some certain protection. Some they are challenging for implementation of certain laws as far as cow protection is concerned. As far as environment protection is concerned, our Karyakartas in Kashmir Valley, they are trying to protect the Dal Lake. Our Karyakartas are working there along with the help of some professors of environment. As far as religious rights is concerned, you know the famous case of the Sabrimala, where our Karyakartas have dedicated their valuable inputs and they have worked a lot in these issues. And at last, आप सबको पता है कुछ दिन पहले भगवान जगन्नाथ देव की पुरी की रथ यात्रा पे पहले रोक आ गया था। हमारे कार्यकर्ताओं ने दिन रात मेहनत करके एग्जैक्ट फैक्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने जब लाए और उसकी बदौलत सुप्रीम कोर्ट ने रथ यात्रा की परमिशन दे दिए और भगवान जगन्नाथ की आशीर्वाद से, अधिवक्ता परिषद की कार्यकर्ताओं की मेहनत से, परंपरागत ढंग से जो कई सदियों से चला आ रहा है रथ यात्रा, वो बंद नहीं हुआ। अधिवक्ता परिषद ने अलग अलग चुनौती भरा जगह में जैसे संगठन बनाया, नॉर्थ ईस्ट के अंदर हो या कश्मीर घाटी के अंदर हो,
आपको हम अभी बड़े खुशी की गर्व के साथ कह सकते हैं 2014-15 से कश्मीर घाटी की 10 में 10 ही जिलों में अपना अधिवक्ता परिषद की काम है और निरंतर मेरा प्रवास होने का सौभाग्य रहा है। आपको मैं याद दिलाऊं 22 मई 2016 जब अपना कश्मीर वैली की कार्यकर्ताओं ने फैसला किया था जो एनवायरनमेंट के हम एक कॉन्फ्रेंस करेंगे श्रीनगर में, तो ये काम बड़ा आसान नहीं था, बहुत चुनौती था, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की ओर से थ्रेट था। और हम जब 2 दिन पहले श्रीनगर लैंड किए तो हमारे जो कार्यकर्ता हमें रिसीव करने आए थे उन्होंने बताया जो हमारे हाईकोर्ट की जो 5 वरिष्ठ कार्यकर्ता है, लोकल बार एसोसिएशन ऑफ कश्मीर हाईकोर्ट ने उनको निलंबित कर दिए। उनको बताए थे आप ऐसे कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते, आप प्रो हिंदुस्तानी है, आपका कॉन्फ्रेंस अब बंद करो। लेकिन उनका बार के मेंबरशिप कैंसिल करने के बावजूद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारा। हम सोच सकते हैं वी आर ऑल प्रैक्टिसिंग एडवोकेट, जो अगर हमारे बार ने हमारा मेंबरशिप कैंसिल कर दिया होता तो कितना टेंशन हमारे पास आ जाता। लेकिन कश्मीर की हमारे ये कार्यकर्ता अमन अली खान, मुजफ्फर अहमद, शौकत अली, ऐसे बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने ये बार की धमकी के कारण भी पीछे नहीं हटा। दूसरे धमकी आए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से, इन्होंने धमकी दिया जो जिस होटल में होने वाला था ग्रैंड रियान होटल श्रीनगर के हैदरपुरा में, उसको बम से उड़ा दिया जाएगा अगर ये कॉन्फ्रेंस करेंगे। उसमें भी हार नहीं माना और ईश्वर के आशीर्वाद से 22 मई 2016 वो कॉन्फ्रेंस पूरा दिन का था, सुबह 10 से शाम को 5 बजे था, वो संपन्न हुआ और कश्मीर वैली से 109 एडवोकेट्स वहां पे उपस्थित थे। दूसरा कॉन्फ्रेंस श्रीनगर की लाल चौक में हुआ जो साइबर लॉ पे हुआ और लाल चौक पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का हॉल में 25 और 26 नवंबर 2 दिन का कॉन्फ्रेंस रहा और उस कॉन्फ्रेंस में वैली की 10 डिस्ट्रिक्ट से 155 एडवोकेट्स उपस्थित रहे। और इस कॉन्फ्रेंस में हमने देश भर से अलग अलग स्टेट से हमारे 100 अधिवक्ताओं को बुलाए थे, वो भी वहां उपस्थित रहे, वो भी उस कार्यक्रम का साक्षी रहा। तो हमारे किसी भी प्रांत का कोई भी कार्यकर्ता किसी भी परिस्थिति के अंदर हमारे काम करने के लिए पीछे नहीं हटता। ये खूबी है अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद की। ABEP is not merely a body of lawyers set up only to protect professional interests. It is competent and determined to become the nucleus of the constituent assembly of the resurgent Bharat. हम दत्तोपंत ठेंगड़ी जी का जिक्र कर रहे थे। मैं अपना विषय के समापन उन्हीं का लेख से करना चाहता हूं। वो कहते हैं टू द कंक्लूजन दैट फ्रेश थिंकिंग इज नेसेसरी on all legal and constitutional aspects, the law, the legal system, the constitution, the institutional framework, and above all, the psychology of all those involved in the process must be thoroughly changed. It is to be an onward march in the light of the universal laws. All this is an important, indispensable, an integral part of the process of national reconstruction.
destiny has called upon Bharat to give a new lead to the world, grouping in the dark after the miserable failure of the Western thought system. पूरा देश में अधिवक्ता परिषद वर्तमान में सबसे बड़ा वकीलों की संगठन है और वर्तमान की स्थिति जो है मैं दावे के साथ कह सकता हूं, हमारी जो विजन है, हमारी जो एक्टिविटीज है, इससे प्रेरणा लेके हमारे नेबरिंग कंट्रीज भी चैप्टर खोलने लग गए। हमारे पिछले कॉन्फ्रेंस में नेपाल, म्यांमार और बांग्लादेश से एडवोकेट्स आए थे। नेपाल में पिछले मई में हमारे जाने का सौभाग्य हुआ। वहां पे अखिल नेपाल अधिवक्ता परिषद की स्थापना हो गई और हमारे कॉन्फ्रेंस में वहां की जो सरकार चल रहे उनकी भी पदाधिकारी, जो वर्तमान में सरकार चल रहे उनकी पदाधिकारी, उनकी लॉयर्स भी आए थे और हमारे विजन अधिवक्ता परिषद की सुनने के बाद उन्होंने इतना प्रभावित हुए, हमें आज भी याद है, दो बुजुर्ग व्यक्ति एडवोकेट जिनका 50 इयर्स प्रैक्टिस हो चुका, वो हमें आके ऐसे हग कर लिए थे। उन्होंने बताया था, फॉर द लास्ट 20 इयर्स वी आर अटेंडिंग इंटरनेशनल सेमिनार्स ऑफ लॉयर्स. For the first time we have come across a view of a lawyers organization that will lead a country to the utmost level, that is functioning to give justice to the last man of the society. अगले दिन उन्होंने स्पेशल ऑल नेपाल बार एसोसिएशन की प्रोग्राम बनाए जिसमें 150 और उसमें हम लोगों को आमंत्रण दिए, हम दोबारा उनके सामने अधिवक्ता परिषद की विजन एंड मिशन रखे। मलेशिया में मलेशियन हिंदू लॉयर्स ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हो गए, उनका भी एडवोकेट निरंतर आते जाते रहते। पिछले साल भी अराउंड 9 डेलीगेट्स आए थे उनके हमारे स्थापना दिवस में। बांग्लादेश से भी हमारा डेलीगेट्स आ रहे। बांग्लादेश में कल ही उनका एनुअल जनरल मीटिंग किया, वहां पे जिस का नाम से काम शुरू हुआ है उसका नाम है बांग्लादेश मैत्री आईएनजीबी सोसाइटी, मीन्स बांग्लादेश फ्रेंडशिप लॉयर्स सोसाइटी। इस नाम से बांग्लादेश में काम चालू हुआ है। हमारे सौभाग्य हुआ है, हमारे संपर्क स्थापन हुआ है कनाडा, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, मिडिल ईस्ट की मुस्लिम कंट्रीज, म्यांमार, थाईलैंड, ऐसे बहुत सारे कंट्रीज में। और आज हम दावे के साथ कह सकते हैं, जो आप ही की धरती पुत्र माननीय दत्तोपंत ठेंगरी जी ने जिस संगठन का बीज बोआ था, आज वो देश ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी अधिवक्ताओं के संगठन बन चुके हैं। और मैं आशा करता हूं महाराष्ट्र भी आने वाले समय में अधिवक्ता परिषद की इसी दौर में अपना नेतृत्व देने का, अपना दिशा देने का काम करते रहेंगे। और इसी आशा के साथ मैं अपना वाणी को विराम देता हूं। भारत माता की जय। Thank you, sir. We also acknowledge presence of members of Bar Council of Maharashtra and Goa, Advocate Avinash Bhire, Advocate Sangram Desai, Advocate Parijat Pandey, and Advocate Milind Patil. We also acknowledge presence of Senior Advocate Shri Sanjeev Gorwadkar and Advocate Subhash Jha. Now I call upon Advocate Ashish Chavan, Vice President for Mumbai District Akhil Bharatiya Adhivakta Parishad, to give a vote of thanks. Over to you, Ashish sir. धन्यवाद जूली जी। सर्वप्रथम अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद की मुंबई इकाई की ओर से हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री और आज के हमारे वक्ता जयदीप जी का आभार व्यक्त करता हूँ। बड़े ही रोचक और सहज तरीके से उन्होंने अधिवक्ता परिषद की सैद्धांतिक भूमिका स्पष्ट की है। परिषद की यात्रा में उन्होंने देखे हुए कई संस्मरणीय और महत्वपूर्ण चरणों से
आज हम अवगत हुए हैं। कार्यक्रम में आमंत्रित सभी मान्यवरों का भी मैं हृदय से धन्यवाद करना चाहूंगा। आपका स्नेह हमें ऐसे ही मिलता रहे, ऐसी मैं अभिलाषा करता हूं। इस वर्चुअल कार्यक्रम को मूर्त रूप देने के लिए जिन्होंने अपनी सोच और श्रम लगाए, ऐसे मुंबई इकाई के जो मेरे साथी, उनको मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए जूली जी से मैं निवेदन करता हूं। धन्यवाद। Thank you, Ashish sir. Now I call upon Advocate Saili Bahitkar to recite a Vande Mataram, and after that, this session will formally conclude. Thank you. Over to you, Saili. वन्दे मातरम् सुजला सुफला मलयज शीतला सस्यश्यामलां मातरं वन्दे मातरम् शुभ्रज्योत्स्नां पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमितां द्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरम्। कोटि कोटि कंठ कल कल निनाद कराले कोटि कोटि भुजैर्धृत कर कर वाले अबला कनोना यथो बले बहुबलधारी नमामि तारिणी बहुबलवादिनी मातरं वन्दे मातरम्। तुमि विद्या तुमि धर्म तुमि रति त्वं हि प्राणा शरीरे बाहुते तुमि मा शक्ति हृदये तुमि मा भक्ति तुम्हारी प्रतिमा बड़ी मंदिरे मंदिरे वन्दे त्वं हि दुर्गा दश प्रहरणधारिणी कमला कमलदल विहारिणी वाणी विद्यादायिनी नमामि त्वां नमामि कमलां कमलाम् अतुलां सुजलां सुफलां मातरं वन्दे मातरम्। श्यामलां सरलां सुस्मितां भूषितां धरणीं धरणीं मातरं वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम्।